दोस्तों आपने स्कैम 1992 द हर्षद मेहता स्टोरी वेब सीरीज जरूर देखी होगी, जिसमें भारत के सबसे बड़े फाइनेंशियल स्कैम को दिखाया गया था। अब उसी प्रोडक्शन बैनर एप्लोज एंटरटेनमेंट ने अनाउंस किया है कि वो जल्द ही इसका सेकंड सीजन बनाने वाले हैं, जिसका नाम रखा गया है स्कैम 2003 और जो कि बेस्ड होगा अब्दुल करीम तेलगी के जीवन पर, जिन्होंने आज तक का सबसे बड़ा घोटाला किया है। दोस्तों आज के वीडियो में हम जानेंगे कि आखिरकार कौन था अब्दुल करीम तेलगी और उसने ऐसा क्या घोटाला किया था। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और ये बेल आइकन दबाना ना भूले, ताकि नए आने वाले वीडियोज आपको सबसे पहले मिले। दोस्तों इस कहानी की शुरुआत होती है 1961 में कर्नाटक के बेलगाम जिले के खानापुर गांव के रेलवे स्टेशन से। खानापुर रेलवे स्टेशन पर काम करने वाले चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के घर जन्म हुआ अब्दुल करीम तेलगी का। अब्दुल का बचपन खत्म ही नहीं हुआ था, उससे पहले किसी कारणवश उसके पिता की मृत्यु हो गई। अब्दुल के 2 और भाई थे। तीनों भाई उसी रेलवे स्टेशन पर सब्जी और फल का ठेला लगाने लगे। उस समय खानापुर रेलवे स्टेशन पर कोई 10-12 ट्रेन रुका करती थी और उन्हीं के भरोसे उनकी रोजी रोटी चला करती थी। उसी सब्जी के ठेले पर काम करते हुए अब्दुल करीम तेलगी को समझ आ चुका था कि पैसा लाइफ के लिए कितना इम्पोर्टेंट है। उसे लगा था कि बीकॉम कंप्लीट करने के बाद उसके पास अच्छा खासा पैसा आ जाएगा, लेकिन वही हुआ जो हर किसी कॉलेज ग्रेजुएट के साथ होता है। बीकॉम कंप्लीट हो जाने के बाद अब्दुल बेरोजगार घूम रहा था। फिर उसे किसी ने राय दी कि तू मुंबई चला जा। सपनों के शहर मुंबई में ना तो कोई भूखा सोता है, ना ही कोई बेरोजगार रहता है। यही बात मानकर 1980 में वह माया नगरी मुंबई चला आया। यहाँ पर उसे फिलिक्स इंडिया नाम की कंपनी में सेल्स एग्जीक्यूटिव का जॉब मिला, लेकिन तेलगी कंपनी में अपने टारगेट्स ही पूरे नहीं कर पाया और परफॉर्मेंस ठीक नहीं होने की वजह से उसे कंपनी से निकाल दिया गया। इसके बाद उसने दूसरी जॉब पकड़ी साउथ मुंबई के किशन गेस्ट हाउस में मैनेजर की। लेकिन अब्दुल करीम तेलगी को जॉब सेटिस्फेक्शन नहीं था, उसे चाहिए था पैसा, ढेर सारा पैसा। उस समय देश में खाड़ी देशों में जाने का बहुत ही ज्यादा ट्रेंड था। उसने लोगों को वहां जाते देखा और आते वक्त ढेर सारा भर भर के पैसा लाते देखा। उसने भी वहां जाने का प्लान बनाया और थोड़े दिनों बाद में पहुंच गया सऊदी अरेबिया। यहाँ पर भी उसने कई जॉब और कंपनियां बदली, लेकिन जॉब सेटिस्फेक्शन यहाँ पर भी नहीं थी। ना ही उतना पैसा था जितना वह सोच कर आया था। करीब 7 साल काम करने के बाद वह भारत वापस लौट आया। वापस आने के बाद उसे कई ऐसे लोग मिलते थे जो उसे प्रोसेस पूछते थे कि आखिरकार सऊदी अरब कैसे जाया जाए। क्योंकि पासपोर्ट बनाने की प्रक्रिया थोड़ी लंबी और जटिल हुआ करती थी, तो लोग उससे मदद मांगने आने लगे। धीरे धीरे वो एक ट्रेवल एजेंट बन गया और लोगों को मिडिल ईस्ट भेजने का काम करने लगा। उसके पास कई ऐसे लोग भी आने लगे जिनके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट नहीं होते थे फॉरेन जाने के लिए। वह उनसे थोड़ा एक्स्ट्रा पैसे लेता और उनके फेक डॉक्यूमेंट बनवा कर उनके पासपोर्ट भी बनवा देता था। धीरे धीरे उसके पास ऐसे लोगों की तादाद बढ़ने लगी जो फेक पासपोर्ट बनवाना चाहते थे। इस काम को संभालने के लिए उसने एक कंपनी भी बना दी। नाम रखा उसका अरेबियन मेट्रो ट्रेवल्स, जो लोगों के फेक डॉक्यूमेंट बनाकर उन्हें विदेश भेजा करती थी। कुछ ही सालों में बहुत सारे लोगों को ये विदेश भेजने में कामयाब रहे। इसी वजह से इमिग्रेशन ऑफिसर्स को इस कंपनी द्वारा भेजे गए लोगों पर शक होने लगा। जल्दी इमिग्रेशन ऑफिसर्स अब्दुल करीम तेलगी को रंगे हाथ पकड़ने में कामयाब रहे, जिसके बाद 1991 में उसे जेल भेज दिया गया। साल 1991 वही साल था जिसमें हर्षद मेहता का स्कैम सामने आया था और जल्द ही हर्षद मेहता का स्कैम किसी और एक व्यक्ति को इससे भी बड़ा स्कैम करने लायक बनाने वाला था। अब्दुल करीम तेलगी की यह पहली जेल यात्रा थी। उसे वहां पर और भी धुरंधर लोग मिले जो अपने तरीके से कई कांड करते थे और कई बार जेल आ चुके थे, जो तेलगी जैसे नए लोगों को समझाते थे कि कैसे जुर्म किया जाए और उनसे कैसे साफ बचा जाए, और ये भी बताते थे कि कैसे पॉलिटिकल सपोर्ट और पुलिस का सपोर्ट मिलता है। वहीं पर तेलगी की मुलाकात हुई रतन सोनी नाम के व्यक्ति से। रतन सोनी स्टॉक मार्केट से रिलेटेड डील्स करता था, या फिर कहें स्टॉक मार्केट से रिलेटेड फ्रॉड करता था, और इन्हीं फ्रॉड्स की वजह से वो जेल आया हुआ था। वह पहले भी कई बार जेल आ चुका था और उससे कई धंधों का नॉलेज था। तेलगी का अब एक नया दोस्त बन गया था रतन सोनी, जिसने उसे समझाया था कि स्टाम्प एक ऐसा धंधा है जिस पर सरकार की नजर नहीं होती। हर्षद मेहता के शेयर घोटाले के बाद तो शहर भर में स्टाम्प की किल्लत हो गई थी। दोस्तों आपको बता दें कि स्टैम्प पेपर एक फुल स्केप साइज का पेपर होता है, जिस पर सरकार द्वारा विशिष्ट मूल्य के रेवेन्यू स्टैम्प प्रिंट किए जाते हैं, जैसे 10 रुपए, 20 रुपए, 50 रुपए, 100 रुपए, 500 रुपए। स्टैम्प पेपर का उपयोग पावर ऑफ अटॉर्नी, वित्तीय सौदे, कॉन्ट्रैक्ट, एफिडेविट, घोषणाएं आदि जैसे समझौते करने के लिए किया जाता है।
किसी भी देश में महत्वपूर्ण दस्तावेज तभी मान्य होता है जब उन्हें राज्य के कानून द्वारा निर्धारित मूल्य के स्टाम्प पेपर पर किया गया हो। स्टैम्प पेपर छापने के लिए एक सरकारी एजेंसी बनी हुई है और हर एक स्टैम्प बेचने पर सरकार को एक फिक्स रेवेन्यू मिलता है। जब दोनों जेल से बाहर आए तो दोनों ने मिलकर फेक स्टैम्प खरीदकर बेचने का धंधा शुरू कर दिया। 1994 में उन्होंने स्टैम्प बेचने का लाइसेंस भी ले लिया, लेकिन तेलगी को अब लगने लगा था कि उसे फेक स्टाम्प खरीद कर बेचने में कुछ परसेंटेज का हिस्सा ही मिलता है। तो उसने सोचा कि क्यों ना हम खुद ही प्रिंट कर फेक स्टाम्प बेचने लगे। उसे पता चला कि नासिक में सरकारी प्रिंटिंग प्रेस में स्टैम्प प्रिंट होते हैं। यहाँ पर प्रिंटिंग मशीन्स में जब खराबी हो जाती है तो उन्हें कबाड़ी में बेच दिया जाता है। उसने वहां के सरकारी कर्मचारियों से सेटिंग की और कर्मचारियों ने एक मशीन के बारे में नीलामी का नोटिस निकाला, जिसमें कहा गया कि ये मशीन खराब है और सरकारी तय मानकों के अनुरूप नहीं बनी, इसलिए इसकी नीलामी की जाए। अब्दुल करीम तेलगी ने इस नीलामी में सबसे ज्यादा पैसों की बोली लगाकर इस मशीन को खरीद लिया। ये स्टाम्प पर सिक्योरिटी फीचर प्रिंट करने वाली मशीन थी। तेलगी ने थोड़ी सी और सेटिंग की तो उसे स्टाम्प पेपर के पॉजिटिव मिल गए, जिनसे प्रिंटिंग के लिए प्लेट बनती थी। 10 रुपए का स्टैम्प पेपर हो या 10,000 का, छापने की टेक्निक सेम होती है, इसलिए एक ही मशीन से करोड़ों रुपए के स्टैम्प पेपर छापे गए। एक गजब की बात यह है कि आज तक कभी कोई नहीं जान पाया कि उसने वो फर्जी पेपर कहाँ छापे। किसी भी जांच एजेंसी को आज तक नहीं पता चल पाया कि उसका छपाई अड्डा कहाँ है। उसने अलग अलग राज्यों में स्टैम्प बेचने के लिए MBA ग्रेजुएट्स को हायर किया और करीब 176 ऑफिस भी खोल दिए। उसकी टीम में 600 से भी ज्यादा लोग थे जो देश भर में अलग अलग तरह के स्टैम्प पेपर बेचते थे। इनमें स्टैम्प पेपर, जुडिशियल कोर्ट फी स्टैम्प, नॉन जुडिशियल स्टैम्प और रेवेन्यू स्टैम्प शामिल थे। तेलगी के ये MBA ग्रेजुएट्स बैंकों को, बीमा कंपनियों को और ब्रोकरेज फर्म्स को फर्जी स्टैम्प बेचते थे। इसके लिए वे साम दाम दंड भेद का उपयोग किया करते थे और आपको जानकर हैरानी होगी कि उनकी एक महीने की तनख्वाह करोड़ों रुपए में थी। तेलगी ने मनी लॉन्ड्रिंग का बिजनेस भी स्टार्ट किया था, लेकिन स्टैम्प पेपर्स में ही उसे इतना पैसा मिलने लग गया था कि उसने ये बिजनेस बंद कर दिया और धीरे धीरे उसने ये बिजनेस 18 राज्यों में बढ़ा लिया था। सबसे हैरानी वाली बात तो कर्नाटक में हुई, जहां एक साल ऐसा भी आया कि जब सरकारी प्रिंटिंग प्रेस से एक भी स्टाम्प प्रिंट करने का ऑर्डर नहीं आया। वजह यह थी कि बाजार में फेक स्टाम्प पेपर इतने ज्यादा थे कि ओरिजिनल प्रिंट करने की जरूरत ही नहीं पड़ती थी। अब तेलगी सरकारी दफ्तरों को भी स्टैम्प बेचने लगा। वो धनबल, बाहुबल और राजनीतिक ताकत का इस्तेमाल करता था। अगर कोई उनकी बात नहीं मानता या सुनता तो उस व्यक्ति के ऊपर या नीचे बैठे शख्स के पास जाते हुए लोग वो रिश्वत देकर अपना काम करा लेते। 1995 वह साल था जब पहली बार उस पर फेक स्टाम्प्स को लेकर केस दर्ज हुआ कर्नाटक में। यह स्कैम उसने कितने बड़े स्केल पर किया था, इसका अंदाजा आप इस बात से ही लगा सकते हैं कि कर्नाटक में एक छापेमारी के दौरान उसके यहाँ से 3300 करोड़ रुपए के स्टाम्प पेपर बरामद हुए। कुछ साल तो सिर्फ उसने अपनी राजनीतिक ताकत की वजह से सारे मामले दबा दिए, लेकिन धीरे धीरे उस पर दर्ज होने वाले केसों की संख्या बढ़ने लगी और 2000 आते आते तो वो फरार हो गया। पुलिस और प्रशासन दोनों पर भारी दबाव था। इसी वजह से 2001 में वह राजस्थान के अजमेर से गिरफ्तार कर लिया गया। पूछताछ के दौरान उसने एक दिलचस्प बात बताई। उसने कहा कि फर्जी स्टैम्प आजादी के बाद से ही चलन में है और मैं महज एक छोटा सा खिलाड़ी हूँ। मुझसे बड़े भी खिलाड़ी मौजूद है और ये पेपर मेरे बाद में भी चलन में रहेंगे। आप इन्हें रोक नहीं सकते। अब्दुल करीम तेलगी के जांच के लिए एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम का गठन हुआ, जिसने जांच की तो बहुत हैरान करने वाले तथ्य सामने आए। यहाँ तक कि बड़े पुलिस ऑफिसर्स और राजनेताओं का नाम भी इस केस में सामने आया। सबसे बड़ी बात यह थी कि देश के जितने भी राज्यों में उसके खिलाफ केस दर्ज थे, वहाँ की पुलिस ने उसके घर पर छापा नहीं मारा था। ये उसकी ताकत का एक छोटा सा नमूना था। लेकिन SIT के पास कुछ स्पेशल पावर था और उसने बिना किसी नेता की बात सुने उसके घर पर छापा मारा। वहां से कई महत्वपूर्ण दस्तावेज बरामद हुए। SIT ने घर वालों से भी पूछताछ की। जब SIT ने तेलगी के बारे में पूछा कि उससे लास्ट टाइम बात कब हुई थी, तब SIT वाले सुनकर हैरान हो गए जब उसकी बेटी ने कहा कि पापा से तो कल ही बात हुई थी। SIT वाले भी सोचने पर मजबूर हो गए कि इतनी कड़ी सुरक्षा के बावजूद भी वह रोज घर वालों से बात कर रहा है, वो भी इतनी आसानी से। बस फिर क्या था, SIT ने जेल में बंद तेलगी के फोन टेप करना शुरू कर दिए। SIT वालों की हालत तब ज्यादा खराब हो गई जब पता चला कि पूरा पुलिस विभाग ही उसके अंडर था। राजनेता हो या नौकरशाह, सभी उसी के लिए काम कर रहे थे। स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम दिन रात एक करके तेलगी के खिलाफ साक्ष्य जुटा रही थी और उनके पास करीब 100 घंटे की कॉल टेप भी हो चुकी थी। लेकिन सरकार के आदेश पर जांच CBI को ट्रांसफर कर दी गई।
अन्ना हजारे इसके खिलाफ थे। उन्होंने इसका विरोध किया और कहा कि सीबीआई मामले को दबा देगी। हुआ भी यही। सीबीआई के पास जाते ही मामले की जांच सुस्त पड़ गई और इससे जुड़े कई लोग धीरे धीरे रिहा होते गए। लेकिन तेलगी के खिलाफ एसआईटी ने इतने सबूत दे दिए थे कि उसे गिरफ्तारी से नहीं बचाया जा सका। 2006 में उसे 30 साल की सजा सुनाई गई और 202 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया। वही दोस्तों इंटरेस्टिंग बात यह है कि 2006 में न्यूज एजेंसीज को एक वीडियो क्लिप मिली जिसमें 2003 में तेलगी का नार्को टेस्ट हो रहा था एसआईटी के द्वारा। तेलगी ने उस नार्को टेस्ट में उस समय के केंद्रीय कृषि मंत्री शरद पवार, महाराष्ट्र के लोक निर्माण मंत्री छगन भुजबल और कर्नाटक के पूर्व मंत्री रोशन बेग का नाम लिया था। रोशन बेग ने तो नैतिक आधार पर अपनी सरकार से इस्तीफा दे दिया, लेकिन इन नेताओं से ना तो कभी सीबीआई ने ना ही किसी स्टेट की पुलिस ने पूछताछ की। हालांकि दोस्तों आज तक ये भी पता नहीं चल पाया कि आखिरकार ये वीडियो किसने लीक किया था, क्योंकि एसआईटी ने ये वीडियो सीबीआई को सौंप दिया था जब जांच सीबीआई को ट्रांसफर हुई थी। इस घोटाले को नाम दिया गया तेलगी फर्जी स्टैंप घोटाला। दोस्तों आज तक ना तो देश की किसी भी राज्य की पुलिस और ना ही सीबीआई आज तक इस बात का अनुमान लगा पाई कि ये घोटाला कितना बड़ा था और इससे देश को कितना नुकसान हुआ था। हालांकि कई न्यूज एजेंसीज का मानना है कि ये 20,000 करोड़ रुपए का घोटाला था और ये भारत के इतिहास का आज तक का सबसे बड़ा घोटाला है। 26 अक्टूबर 2017 को अब्दुल करीम तेलगी की मौत हो गई। मौत की वजह मल्टीपल ऑर्गन फेलियर बताई जा रही थी। उसे डायबिटीज और हाई ब्लड प्रेशर की समस्या थी। इंडियन एक्सप्रेस ने अपुष्ट रिपोर्टों के हवाले से लिखा था कि करीम को एड्स भी था। वो बेंगलुरु के परापाना अग्रहारा सेंट्रल जेल में 16 सालों से बंद था। अब्दुल करीम तेलगी के मरते ही इससे जुड़े कई लोगों को रिहा कर दिया गया सबूतों के अभाव में। ऐसा भी माना जाता है कि इसे मारने में नेताओं का हाथ भी था और इसे भी हर्षद मेहता की तरह मारा गया था। दोस्तों आप क्या कहते हैं अब्दुल करीम तेलगी के बारे में? कमेंट करके हमें जरूर बताइए। और आपको क्या लगता है आखिरकार क्यों हर एक घोटालेबाज के पीछे एक राजनेता का हाथ होता ही है? कमेंट करके हमें जरूर बताइए। दोस्तों वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करना ना भूले। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों जल्दी मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।